नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबास। स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। और आज हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसमें किसानों से जुड़े हुए मसले शामिल हैं। हमारे साथ प्रदेश की एक बड़ी शख्सियत भी होंगी। वो शख्सियत होंगी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल। उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों प्रदेश के और देश के किसान सड़कों पर हैं और आंदोलन को उतारू हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वीरवार को अन्नदाताओं का आंदोलन, सरकार के खिलाफ किसानों की रैली, किसानों से रैली स्थगित करने की अपील। हरियाणा में वीरवार को अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता खेतों को छोड़कर सड़कों पर उतरेंगे, यानी कि 10 सितंबर को किसान आंदोलन करेंगे। जिसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रैली को स्थगित करने की अपील तो की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। उनकी सरकार किसान हितैषी है। कुछ किसान संगठन आंदोलन की रास्ते में हैं। हमारी उन सब नेताओं से प्रार्थना है कि ये जो टाइम है आंदोलन का नहीं है, मिलजुल करके किसान हितैषी फैसले लेने का वक्त है। और हरियाणा सरकार, हमारा कृषि विभाग, हमारे मुख्यमंत्री जब आपकी हर बात में सहयोग करने को तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन की जरूरत है। पीपली में होने वाली रैली की अभी मंजूरी भी नहीं मिली है। कोरोना को देखते हुए रैली पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय किसान यूनियन रैली करने पर अड़िग है। कृषि मंत्री ने अपील के साथ ये भी कहा कि सरकार ने निरंतर किसान हित में फैसले लिए। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेपी दलाल जी, प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। सीधा रुख करते हैं जेपी दलाल जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। दलाल साहब, पहला सवाल यही है कि आज आपने अपील की है किसान संगठनों से, जिस तरह से वो आंदोलन पर उतारू हैं, लेकिन लगता नहीं कि इस अपील में, समझाने में, बातचीत में कहीं ना कहीं देरी हुई है? कल आंदोलन की तारीख इन्होंने तय कर रखी है और आज अपील की जा रही है। ये काम पहले होना चाहिए था। नहीं, हम तो पहले दिन से ही सब किसान संगठनों से, किसान हितैषी जो संगठन है उनसे सबसे बातचीत करते रहे हैं और सभी से प्रार्थना की है कि आपको अगर कोई भ्रांति है, कोई किसी चीज़ पर शको शुबा है, तो बैठ के बात कर लेते हैं, आपकी क्लैरिफाई कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन बातें चलती रही। कुछ आदमी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो, कोरोना फैले और कुछ न कुछ अव्यवस्था फैले और सरकार की बदनामी हो। इसमें ज़्यादा किसान नहीं हैं, लेकिन किसान के नाम से राजनीति करने वाले विपक्षी पार्टियों के संगठन भी हैं, कांग्रेस के समर्थन वाले संगठन भी हैं और तरह तरह के उनके अपने निजी हित भी हैं लोगों के। लेकिन हम हाथ जोड़ के सब भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त का जो माहौल है, एपिडेमिक एक्ट भी लगा हुआ है, भीड़ इकट्ठी करने में पाबंदी भी है और कोई ऐसा चीज़ हुई नहीं है जिससे किसान का नुकसान हो गया हो। अपने आप ही वो चाहे मंडी के बारे में हो, चाहे एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट के बारे में हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के बारे में हो, खुद ही भ्रांतियाँ फैलाते हैं, खुद ही गुमराह करते हैं और सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। जबकि बहुमत किसान जो है उसको ये समझ में आया हुआ है कि उसकी हित की रक्षा मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और किसान का अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है जो 60 साल में किसान को पीछे लेगी, किसान को आगे बढ़ने का उसको मौका नहीं दिया। मोदी सरकार ने जो है, चाहे वो जो फसल बीमा योजना हो, चाहे अच्छे बीज देने हो, चाहे यूरिया पे नीम लेपन हो, चाहे एमएसपी टाइम टेबल डिक्लेयर करने का हो, चाहे अच्छी मंडियां चलाने की बात हो, ड्रिप इरीगेशन की अच्छी सिंचाई की योजना लेने की बात हो, अच्छे खाद बीज की कोई कमी ना रहने देने की बात हो, दुनिया भर की व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। लेकिन सवाल फिर यही जेपी दलाल साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार की ओर से
इतनी महत्वपूर्ण चीजें की गई हैं किसानों की बेहतरी के लिए, फिर विरोध क्यों, फिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों? प्रदेश में नहीं देश में भी किसान इसको लेकर खड़े हैं, इसके विरोध में खड़े हैं। किसानों का यही कहना है कि ये अगर तीनों अध्यादेश लागू होते हैं, बिल बनते हैं और ये अगर ये पास होते हैं तो किसानों के लिए ये काला अध्याय होगा। किसान कहते हैं कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसान कहते हैं कि स्टोरेज ऐसा से है ब्लैक कि मार्केटिंग बढ़ेगी। जब भी राजनीति का वक्त आता है, हर 4-5 साल में 4-5 साल के अंदर किसान की हितैषी होने का ढोंग कांग्रेस पार्टी करती रही है। जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव था तब कर्जे माफ़ी का नारा दिया, उससे 5 साल पहले था तब कोई और नारा दिया। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, इन्होंने तो किसानों की ज़मीन हड़पी है। और हरियाणा के किसान, देश के किसान को पता है कि उसके हित जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। उसकी जो हित है वो मोदी जी की नीतियों में सुरक्षित रहेंगे। और धीरे धीरे करके किसान जो है, ग्रामीण जो हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। और इसी से बेचैनी पैदा करके किसानों के कंधे पर बंदूक रख के ये विपक्षी पार्टी अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगी। लेकिन ये दलाल नहीं साहब, कहते कि 100% एक सवाल हमारी ये तरफ भी है किसान आ कि गए। जितने कोई संगठन दूसरी इस पार्टी के समय, कार्यकर्ता भी हैं। दलाल साहब, जितने संगठन इस समय इन अध्यादेशों के विरोध में खड़े हैं वो सारे के सारे विपक्षी पार्टियों के साथ मिले होंगे, ये भी नहीं कह सकते। किसान में एक संशय की स्थिति तो है ही, चाहे वो आंदोलन की तारीखों के बाद उत्पन्न हुई हो, उसको ये तो लगता है कि अगर इन संगठनों ने एमएसपी को लेके आवाज उठाई है तो कहीं ना कहीं उसके हित पे कहीं कुठाराघात ना हो जाए, किसान को ये लगता तो है। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि किसान को ये बताया जाए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हम किसान को पता है, लेकिन जानबूझ के अनजान बने उसका कोई इलाज नहीं है। ये अपने आप ही भ्रांति फैलाते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये अपने आप ही भ्रांति फैलाते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये अपने आप ही कहते हैं कि सरकारी परचेज बंद हो जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। हम कहते हैं कि मंडियां भी रहेंगी, सरकारी परचेज भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। और मंडी से बाहर किसान को अगर अच्छा पैसा मिलता है, कोई महंगे भावों में उसका फसल बिकती है तो उसको बेचने की छूट है, उसको पाबंदी हटाई गई है। इसमें किसान को नुकसान कैसे हुआ मुझे बताओ। लेकिन ये कहते हैं कि मंडियाँ टूट जाएंगी। अरे मंडियाँ हम नहीं बना रहे हैं, हम 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर के अंदर मंडी बना रहे हैं, हम एप्पल मार्केट बना रहे हैं पिंजौर के अंदर, हम मसाला मंडी बना रहे हैं सोनीपत के अंदर, हम फूलों की मंडी बना रहे हैं गुड़गांव के अंदर। हम एग्जिस्टिंग मंडी हैं, उनमें सरकार का रेवेन्यू कब होगा उसके बारे में अल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि सरकार की भरपाई कैसे हो। और मंडियों के अंदर व्यापारियों को जरूर डर है कि अगर बाहर व्यापार हो गया तो उनकी जो दुकानें इतनी महंगी ली हैं उनका व्यापार कम हो जाएगा। मैं व्यापारी भाइयों को भी, क्योंकि व्यापारी और किसान आधे जो आड़ती हैं किसान ही है, तो उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंडी का कारोबार हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि मंडी का कारोबार भी बढ़े, मंडियाँ आबाद रहें और नई मंडियाँ भी बने, एमएसपी भी रहे, सरकारी परचेज भी रहे और किसान को ये छूट भी रहे कि उसको कोई दुनिया के अंदर कहीं किसी कोने में अच्छा भाव मिलता है तो उसको वो उसका लाभ उठा सके। जी, मेरा अगला सवाल भी आड़त से या आड़तियों से ही जुड़ा हुआ था। उनके मन में भी ये संशय है कि कहीं उनके काम पे, उनके कारोबार पे असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर ये अध्यादेश आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या बाहर किसी भी मंडी में फसल बेचता है किसान, तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा इसका। इसको लेके भी संशय तो है ही एक। नहीं, हमने ऐसा है कि जहाँ थोड़ा बहुत उसकी मंडी में के अंदर नुकसान होगा तो उसकी आड़ती को भी छूट है कि वो भी सरकारी तंत्र से मुक्त होकर व्यापार कर सकता है बाहर में, वो अच्छा भाव दिलवा सकता है कि किसी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट सीधा लेके जा सकता है। मंडी में जो चीज़ आएगा उसमें मंडी का कानून लागू होगा, एमएसपी लागू होगी, एमएसपी की परचेज मंडी में जो चलती है वो चलती रहेगी। लेकिन मंडी से बाहर है, जैसे प्याज है, आलू है, दालें हैं, चना है या कोई और फसल है, कोई मिल वाला, कोई बेकरी वाला, कोई चीज़ वाला अच्छा भाव देता है तो किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हमने दी है, नुकसान किसी का भी नहीं किया कि ये तीनों अध्यादेश में तीनों किसान हितैषी हैं और विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि इसका लाभ धीरे धीरे किसानों को पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान पूरी तरह से जुड़ जाएगा, उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। वो अपनी राजनीति ज़मीन बचाने के लिए किसान का कंधे पर बंदूक रख के अपना ये ढकोसला फैलाना चाहते हैं, खुद ही भ्रम फैला कर रहे।
ये किसने कहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? ये किसने कहा है कि एमएसपी पर परचेज नहीं रहेगी? ये किसने कहा है कि प्रोक्योरमेंट नहीं होगी? सभी चीज़ें तो होंगी, और ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा भाव बढ़ाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, ज़्यादा मंडियां बनाएंगे। तो जेपी दलाल लेकिन साहब, ये सवाल गुमराह फिर करके से वही कुछ जो पहला इनके सवाल था, निजी फिर से उठ के हित वही हैं। आ रहा है कि क्या किसान संगठनों से, किसानों से, कृषि के जानकारों से जब ये बिल या अध्यादेश तैयार किए गए थे जो आने वाले हैं, ये कानून बन जाए, उससे पहले बात की गई थी, नहीं की गई थी? उनको समझाने की, किसानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई या नहीं की गई? इतने बड़े स्तर पे अगर विरोध किया जा रहा है तो उसका एक कारण तो होगा। दशकों से ये मांग थी कि किसान की, अब भाषण सुनते आए हम बच्चे थे जब से, कि किसान बेचारा ऐसा है जिसकी फसल का भाव मंडी में बायर डिसाइड करता है, किसान की कोई से नहीं होती। हम कभी से इन चीज़ों को सुनते गए, उन चीज़ों से जब मुक्ति मिली धीरे धीरे करके, ये एक हिम्मत का, कोई सरकार हिम्मत नहीं दिखा पा रही थी कि किसान को आज़ादी दे। जब मोदी सरकार ने ये हिम्मत दिखाई तो एकदम से इनको अजीब लगा कि भी ये तो सारे किसान हितैषी फैसले मोदी सरकार कर देगी, आप लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। और किसानों से, औरों से, सभी संगठनों से उनकी मांग पे ही हमने फैसले लिए हैं। चाहे एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट हटाना हो, चाहे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट करना हो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में एक लाइन भी ऐसी नहीं है जिसमें किसान का फ़ायदा ना हो। लेकिन दुष्प्रचार करके कुछ आदमी, उनके अपने निजी हित हैं, वो दुष्प्रचार करके अपने आप ही भ्रम फैला के, झूठ बोल के और भ्रम फैला के एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ किसान भाइयों का कि चाहे वो मंडियाँ चलने का वक्त आया हो, चाहे मंडियों में परचेज करने का वक्त आया हो, किसानों ने हमेशा साथ दिया है। और हरियाणा सरकार ने भी किसान के लिए, चाहे मुआवजा देने की बात है, अभी भी कपास की फसल की खराब हुई या मूंग की फसल खराब हुई, एकदम से सरकार ने कहा है भाई ठीक है गिरदावरी कराओ, और जो बीमा वाले किसान हैं उससे बीमा के मुआवजा देंगे, जो वैसे किसान हैं खराबे के उनसे वैसे पैसा दिलवाएंगे। लेकिन जब हम फैसले अग्रेसिव होकर अपने आप ले देते हैं तो ये जो किसान के नाम की राजनीति का ढोल बजाने वाले हैं, इनको परेशानी हो जाती है। और खासकर इसमें कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को अब किसान प्रेम जाग गया है, क्योंकि सत्ता से बाहर रहते ही कांग्रेस का किसान प्रेम जाग जाता है। सत्ता में रहते हुए किसानों को लूटने का काम करती है, उनकी ज़मीन हड़पने का काम करती है, 3-3 रुपए के उनके मुआवजे के चेक दिलाती है, किसानों की दुर्गति करती है, खाद बीज उनको उपलब्ध नहीं कराती। लेकिन जब सत्ता से बाहर होती है तो अच्छे अच्छे लुभावने नारे देती है। जेपी दलाल साहब, अभी आपने कीमत की बात की, बेहतर बात है अगर आप किसानों की स्थिति सुधार सकते हैं किसी भी तरह के कानून बना के, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं। लेकिन एक संशय, आप क्योंकि कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, तो एक संशय किसानों का जरूर है, उसको दूर करने की आप कोशिश कीजिएगा ताकि आपके माध्यम से लोगों को पता चले ये कि अगर वो मंडी से बाहर अपनी फसल बेचता है और उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में जो खरीदार है, जो उसकी फसल को खरीदने वाला है, उसको लेके सरकार कुछ चिंता कर रही है क्या? उसको लेके सरकार कुछ सख्त कानून बनाने वाली है कि अगर मंडियों से बाहर किसान अपनी फसल को बेचता है और एमएसपी से भी कम दाम मिलते हैं तो उसको लेके क्या किया जाएगा? ये एक संशय है किसान के मन में। हम किसान के, मैं बताता हूं कि जेपी दलाल कृषि मंत्री बाद में है, किसान पहले है जी। मुझे किसान के हित की चिंता किसी भी अन्य संगठन से ज़्यादा है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा संभव है, कोई ऐसा कानून बन सकता है कि मंडी से बाहर भी एमएसपी को हम एनफोर्स कर पाएँ, वो तो मैं इन किसान संगठनों से, किसान हितैषी पार्टियों से कहता हूँ कि ऐसा मसौदा तैयार करें जो व्यावहारिक हो, जो सही मायने में वो लागू हो सकता हो, जिसको सरकार एनफोर्स कर पाए, वो बनाएं। हम, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात पे विचार करने को तैयार हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि अच्छी चीज़ बन जाए, वो एक भ्रम फैला करते रहेंगे कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये खराबी आ जाएगी, ये मंडियाँ टूट जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, परचेज ख़त्म हो जाएगी, भाव नहीं मिलेंगे। जबकि हम किसान को ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहे हैं कि मंडी में एमएसपी रहेगी, मंडी में भाव रहेगा, वो परचेज चलेगी। मंडी से बाहर अगर आपको कोई अच्छा भाव देता है, अच्छा फसल आपकी बिकती है, तो आप बेचिए, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अच्छा, इस 3 अध्यादेशों में एक स्टोरेज को लेके भी काफ़ी
चिंताएं हैं लोगों की। लोग कहते हैं कि अगर स्टोरेज की लिमिट खत्म कर दी जाएगी तो उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। यह एक बड़ी चिंता लोगों को है। सीधे सरल शब्दों में मैंने ये सवाल पूछा है, हालांकि अध्यादेश में जिस तरीके से लिखा है वो नहीं, लेकिन सीधा लोगों की एक चिंता यह भी है, उसको कैसे दूर करेगी सरकार? नहीं, ये उपभोक्ता को तो प्रभावित कर सकता है, किसान को तो फायदा होगा जी। किसान के घर में अनाज जो है उसकी उपज का 20%, 30% तो कभी किसान का घर खाली नहीं होता। गेहूं, चावल, जो मक्का बाजार बेच भी देता है तो 10%, 20%, 30% उसके घर में होता ही होता है। और अगर उसकी चीज़ का भाव बढ़ता है तो किसान को नुकसान होगा या फायदा होगा? मत किसान को, ये जो किसान हितैषी फैसला किया है कि भाव बढ़ता था तो जिसका फायदा किसान को मिल जाए, या थोड़ा बहुत जो किसान अपने घर में 10-20 बोरी रख सकता है उसको अच्छा भाव मिल जाए, तो उसको भी गुमराह कर रहे हैं कि किसान को नुकसान होगा। किसान को तो फायदा होगा इस चीज का अगर भाव बढ़ जाता है। विपक्ष का तो ये कहना है कि बड़े भाव को तोड़ा जाता है। विपक्ष का तो ये कहना है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्टोरेज ज्यादा करेंगे, इससे किसान को भले ही कम दाम मिले, लेकिन जो रिटेल मार्केट में है वो महंगाई जरूर बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक संशय की स्थिति पैदा की तो गई। एक चीज मुझे सब किसान से आप पता कर लीजिए कि किसान के घर खाली कभी नहीं होते, उसके घर में अनाज होता ही होता है। और उसके फसल के बाद में 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने कभी भी भाव बढ़ेगा तो 2 बोरी 4 बोरी का उसको अच्छा भाव मिल जाएगा। तो इन मेरे भाइयों को तकलीफ क्या है? क्यों नुकसान करना चाहते हैं किसान को? क्यों अच्छा भाव नहीं मिलने देना चाहते? अगर कोई व्यापारी इकट्ठा करके भाव को उठाता है तो किसान को फायदा है, नुकसान है इसका? लेकिन खरीदने के बाद उठा रहा है ना, सवाल ये है। मैं कहता हूं कि किसान खरीदने के बाद ऐसा कभी स्टेज भी आती है किसान अपना घर खाली कर दे जी। ये सही है कि आमतौर पे व्यापारी की ताकत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी कोई भी किसान ऐसा नहीं होता कि 100% अपना अनाज बेच दे। उसके पास उसके घर में 20%, 30%, 40% जैसी उसकी सामर्थ्य है, जैसी उसको संभावनाएं दिखती है, वो भी अपना स्टॉक रखता है। और उसको अगर अच्छा भाव मिल जाए, बाद में कुछ आधी फसल का, 1/3 फसल का अच्छा भाव मिल जाए, तो इन मेरे भाइयों को तकलीफ क्यों होती है इस बात से? मतलब मान के ये चला जा सकता है कि आप किसान को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि एमएसपी तो मंडियों में मिलेगा ही मिलेगा, अगर एमएसपी से ज्यादा आपको बाहर मिल रहा है तो आप अपनी फसल को किसी भी रूप में जी। ये जो अध्यादेश है ये क्रांतिकारी कदम है। ऐसा काम सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। किसान के लिए जोरदार फैसले मोदी सरकार ले सकती है, और चाहे वो किसी भी तरह से करके कृत संकल्प है हमारे मोदी सरकार की किसान की आमदनी को बढ़ाना है। और विपक्षी पार्टियों के राजनीतिक जमीन जो खिसकती जा रही है उससे बौखलाहट करके वो दूसरे आदमियों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। मेरी विपक्षी पार्टियों से खुली चेतावनी देता हूं कि सीधी राजनीति करें। कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, लेकिन आज का किसान वो किसान नहीं है जो गुमराह हो जाएगा। किसान को कांग्रेस के वक्त के जो गड्ढे किए हुए हैं उसको अच्छी तरह याद है। किसान वो 3-3, 5-5 रुपए के जो थे चेक मिलते थे उसको भूला नहीं है। किसान को खाद के लिए, बीज के लिए परेशान होना था उसको भूला नहीं है। किसान को उसकी फसल का भाव कांग्रेस नहीं दिलवाती थी, उन बातों को भूला नहीं है। अब धीरे धीरे करके किसान की हालात, आर्थिक हालात सुधरने लगी है, और इन विपक्षी पार्टियों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही। मैं तो किसान भाइयों का प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने संयम का परिचय दिया है, अपने हित को समझने की कोशिश की है, और इन विपक्षी पार्टियों के गुमराह करने वाले तरीकों में भ्रमित नहीं हुए। अच्छा, विपक्ष का एक आरोप ये भी है और किसान संगठनों का भी साथ में, कि जब 14 के इलेक्शन थे, सत्ता में आने से पहले स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने का एक भरोसा या सपना किसानों को दिखाया गया था। अब किसान संगठन, किसान या विपक्ष जो भी आप कहें, उनका यह कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को बीजेपी भूल चुकी है और अपने हिसाब से जो ठीक लग रहा है उससे बचने के लिए वो कानून बनाए जा रहे हैं। ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई थी? उसके बाद कांग्रेस का शासन कितने साल रहा? तब कांग्रेस कहाँ सोई हुई थी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है मैक्सिमम जो लागू की है भारतीय जनता पार्टी ने की है। और स्वामीनाथन
डॉक्टर स्वामीनाथन ने खुद कहा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी जो चीज़ है वो इस सरकार ने लागू की हैं, और स्वामीनाथन आयोग कोई फाइनल गीता नहीं है, इससे आगे भी हम काम करने की कोशिश करेंगे, उससे आगे भी और सुविधाएं देंगे। किसान हितैषी फैसले लेने में किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे नहीं रहेगी, और किसी भी तरह का किसान का जहाँ हित पूरा होगा वो फैसले लेते हुए देर नहीं लगाएगी। और आज भी सब किसानों से मैं आग्रह करता हूँ कि विपक्षी पार्टियों के बुरा ना हो, इनकी बातों में ना आए। आपके हित की कोई बात होगी, बिल बैठ के हम करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए हरियाणा सरकार के, हरियाणा के कृषि मंत्री के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपकी हर बात विचारणीय जो होगी, तर्कसंगत होगी, जो करने लायक होगी वो की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। किसान अन्नदाता है देश का, प्रदेश का, और अपनी तो आबादी भी 70% से ऊपर किसान ही है। मैं एक सवाल जो पूछा जा रहा है लगातार, या किसान संगठनों या किसानों की ओर से, जो कृषि के थोड़े बहुत जानकार हैं उन लोगों की ओर से, कि अगर सरकारी एजेंसियां ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने लगे, हालांकि करवाया भी था, हैफेड की ओर से 306 वीट को लेके और इसको बासमती को लेके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई गई थी। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो किसान को बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। कुछ कंपनियां हैं जो हरियाणा में करवाती हैं, वो उनसे जो दाम मिलना चाहिए, या उन जब दाम मिलने का वक्त आता है तो उसकी फसल में कमियां निकाली जाती है। अगर ये सरकारी एजेंसियां करने लगे तो बेहतर नहीं होगा दलाल साहब? देखिए, सरकार जितना काम कर सकती है करती है, और इस कोरोना काल में भी जो पैकेज मोदी जी ने दिया है, सबसे ध्यान ज़्यादा है खेतीबाड़ी की तरफ दिया है। हमारे कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए के तो पशुधन क्रेडिट कार्ड की बात आई है, फार्म गेट प्रोसेसिंग की बात आई है, फिशरीज की बात आई है, दूध की बात आई है, फसलों के विविधीकरण की बात आई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने की बात आई है। और खुशी की बात यह है कि इस कोरोना के संकट के काल में एक कृषि ऐसी चीज़ है जो 3.5-4% की ग्रोथ रेट दी है। बाकी कोई 20% डाउन हो गया, कोई 30% डाउन हो गया। मुझे फ़ख्र है अपने आप को किसान कहलाते हुए कि आज किसान ने इस देश को बचा के रखा है, और किसान का ऋणी है देश का प्रत्येक देशवासी। और किसान के लिए कुछ भी करना पड़े उसको, उसके लिए किसान की मदद करनी चाहिए। उसमें चाहे कोई प्राइवेट संगठन हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे सरकार हो, किसान ने पसीना बहाकर इस देश की अन्न के भंडार जो भरने का काम किया है। आने वाले वक्त में 20, 30, 50 साल में हमेशा ये याद रखा जाएगा कि उस संकट के काल में देश को किसी ने बचाया था तो वो भारत का किसान था। निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं आप किसान भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं, तो ये आश्वस्त करेंगे आप प्रदेश के किसान को, कम से कम जो कल सड़कों पे उतरने का मन बना चुका है, कि ये जो अध्यादेश आ रहे हैं इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है? किसी भी रूप से नहीं है। कोई भी कानून हरियाणा सरकार, मोदी सरकार किसान के अगेंस्ट उनकी कलम नहीं चलेगी जी। ये मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ। हम 100% शुद्ध रूप से चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठे, किसान के बच्चों को रोजगार मिले, किसान के बच्चे रोजगार मांगने के बजाय देने लायक बने। वहाँ गांव के अंदर दूध का, फूड प्रोसेसिंग का, मछली का, डेयरी का, फलों का, धीरे धीरे करके हमारी जो है किसान की अर्थव्यवस्था आगे सुधरे। उसके लिए हमें चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की देनी हो, सुविधा देनी हो, चाहे छोटे छोटे लोन देने हो, बल्कि 3 लाख रुपए तक के हमने कहा कि वो उसको पूरी क्रेडिट जो है फ्री में दें, या पशुधन क्रेडिट कार्ड जो है 1.5 लाख रुपए तक के 4% पे पूंजी उपलब्ध कराएं। धीरे धीरे करके साहूकार के चंगुल से किसान को बाहर निकालें, किसान को अपना माल बेचना सिखाएं, किसान को अपनी कीमत जो है उपज की सही मांगने का हक उसको मिले। ये चीज़ें होती हैं तो कुछ संगठन ऐसे हैं, कुछ जो जिनके हितों पे आंच पहुंचती है, वो किसान के कंधे पे बंदूक रख के चलाते थे। उनको कहता है सीधी लड़ाई लड़ो। ये जो है धोखेबाजी की प्रवृत्ति की लड़ाई जो कांग्रेस जो हमेशा से करती आई है, ये बड़ी घातक है। किसान को गुमराह कर करके आपने किसान को बहुत सालों तक पीछे ले गए। अब किसान आपकी बातों पर नहीं आने वाला है। मुझे किसान पर पूरा भरोसा है। जी, किसान पे पूरा भरोसा जता रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब। उन्होंने कहा है कि वो किसान के बेटे हैं और किसानों के लिए हर हद तक वो अगर कुछ
ठीक हो सकता है तो उसको लागू करवाने की कोशिश करेंगे। और ये जो 3 अध्यादेश जिसका विरोध अलग अलग कृषि संगठन और विपक्ष कर रहा है, वो हर हालत में किसान के लिए लाभदायक होगा और यह किसान की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी दलाल साहब, आपका जनता टीवी के साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।